हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत ही नज़दीक आ गया है आपका एग्ज़ाम। देखिए, सेंटअप एग्ज़ाम तो हो ही रहा है, साथ में प्रैक्टिकल भी ले लेगा। प्रैक्टिकल के बाद क्या बजाता है, आपका सीधे बोर्ड एग्ज़ाम बजाता है। तो अब तो आपकी तैयारी में लग जाओ, अब बहुत ही कम सवाल बच गया है। तो हम लेकर के आए हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको बूस्टर का काम करेगा एग्ज़ाम में। आज हम कराने वाले हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से 10 से 15 सवाल है जो कि आपको बूस्टर का काम करेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और जो सवाल आपको आता है ना, तो कमेंट बॉक्स में उसका नंबर जरूर लिखते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता था। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे डरने का नहीं, उसको समझने का, और थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज सीख जाइएगा ना, तो आपको हम बता देंगे कि आपको कैसे आप लिखेंगे ना, तो आपको कम से कम, तो जो नहीं भी आता है ना उसका कम से कम 2 मार्क्स का तो 1 मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा बालक, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप ऐसे ही चले जाते हो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए सवाल दिखाते हैं, और हर एक सवाल के नीचे हम लोग PYQ, मतलब कौन सा ईयर में पूछा गया है ना, वो भी हम लिख करके लाए हैं, ठीक है। तो आप विश्वास बना करके देखिएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा बालक। पहला सवाल, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक को भी लिखें। आपको विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो बताना है, और साथ में उसका एसआई मात्रक भी बताना है, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और कौन सा ईयर में पूछा गया है वो नीचे लगा दिए हैं। चलिए बालक, उत्तर देखिएगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं अल्पांश क्षेत्रफल सदिश DS। देखिए, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि एक पूरा भाग है, पूरा गोला है, उस गोले का छोटा सा हिस्सा को क्या बोलते हैं बालक, DS बोलते हैं। उस गोले को छोटा सा हिस्सा को क्या बोलते हैं बालक, DS, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। याद हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश DS के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का हम फाई सूचित करते हैं, किससे, फाई से। और फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और आप जानते हो कि जब भी डॉट आता है, आपको पढ़ाए भी है वेक्टर वाला में, कि जब भी डॉट आता है ना बालक, वहाँ पर ही कॉस थीटा आएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर EDS कॉस थीटा। इसको आप याद रखिएगा फॉर्मूला को, क्योंकि इसी से ये परिभाषित होता है, EDS कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा जो है वो विद्युत क्षेत्र और DS के बीच का कोण है। जहां पर ये, जहां थीटा E मतलब विद्युत क्षेत्र और DS अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। विद्युत फ्लक्स एक कौन सी राशि, अदिश राशि है, जो कि आपको परिभाषा से ही क्लियर हो गया होगा। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है बालक, इसका ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है इसका SI मात्रक, जो कि आपको याद होना चाहिए। और इसका बीमा क्या होता है बालक, इसका बीमा क्या होता है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइएगा कि इसका बीमा क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। ये होमवर्क है, समझिए कि आपका कमेंट बॉक्स में ये लिख करके दिखाना है कि आपको आता है या नहीं, ठीक है। नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव सेशन में देखिएगा, हम बताए होंगे कई बार। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसे मात्रक भी लिखना है आपको, विद्युत क्षेत्र भी लिखना है, ठीक है, और इसका ऐसे मात्रक लिखना है। ये 2 मार्क्स का सवाल है बालक, और देख सकते हैं ये 2 साल आया हुआ है, 2020 में और 2024, ठीक है। क्या ये सवाल आपको आता है, अगर आता है ना तो आपकी तैयारी मस्त है, ज़बरदस्त है। और अगर आपको नहीं आता है तो घबराने का नहीं, सीखने का है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर दिखाते हैं बालक। देखिएगा, इसका उत्तर ये रहा। देखिए पढ़िएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक धनावेश को ऊपर जो लगने वाला बल होता है ना बालक, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इसी को याद करना है कि एकांक धनावेश के ऊपर जो लगने वाला बल है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होता है E बराबर F/Q। देखो, जो भी फॉर्मूला है ना, उसको आप बॉक्स में जरूर बंद करना, उसको बॉक्स में जरूर बंद करिएगा, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा F/Q। समझ में आया। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है भैया, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है, अब पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। वहां से क्या होता है, E बराबर dV/dr। E बराबर dV/dr,
ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है dV/dr वोल्ट प्रति मीटर। इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है बालक, वोल्ट प्रति मीटर, जो कि आपको याद रखना है, ये भी सवाल में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। इसका बीमा क्या होता है बालक, इसका बीमा होता है MLT-3A-1। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बीमा कि MLT-3 इंटू A⁻⁻1 ये होता है इसका बीमा। बेसिक बात है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं बालक। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पीएन संधि डायोड क्या है। जब पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तब इस प्रकार के बने युक्ति को क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड बोलते हैं। सिंपल बात याद करना है, पी टाइप अर्धचालक को और एन टाइप अर्धचालक को किसी विशेष क्रम में जोड़ दिया जाता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं बालक, पीएन संधि डायोड बोलते हैं, जो कि आपका फिगर ये रहा। इस प्रकार से आप कर दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखिएगा। ठीक है, लिखने का भी तरीका होता है। देखिए पहले क्या लिखा है, उत्तर, उत्तर के नीचे ये वाला, फिर लिखा गया है संकेत। तो ऐसे करके लिखिए ना बालक, तो एग्जामिनर आपको नंबर अच्छा से फुल में से फुल मार्क्स देगा। तो लिखने का भी एक तरीका है, थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, आपका नंबर जरूर नहीं कटेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बालक, कि धारा घनत्व क्या है, विवेचना करें, मतलब उसके बारे में लिखें कि धारा घनत्व क्या है। देख सकते हैं साल 2019 में और 2023 में सवाल आया हुआ है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। धारा घनत्व किसी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे जे द्वारा निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, नहीं आपको समझ में आया फिर से समझिएगा अपना तरीका से। देखो जे बराबर क्या होता है, I/I, फॉर्मूला आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, ड्राइव भी करके दिखाएं विद्युत धारा वाला चैप्टर में। ठीक है, अब जा करके देखिएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। आप यहाँ से निकालो ना, धारा का क्या होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया धारा घनत्व क्या होता है। सिंपल आप याद रखिएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा गया सवाल है, शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। शंट क्या है, इसके 2 उपयोग आपको लिखना है, लिखा जाएगा, इसका आंसर पढ़िएगा। एक बहुत कम प्रतिरोध का चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समानांतर जोड़ दिया जाता है, जिससे यह यंत्र का उच्च धारा से बचाव हो जाता है। इस क्रिया को शंट कहते हैं। शंट क्या है बालक, कि किसी भी आपको उपकरण को बचाएगा, इसलिए इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसका उपयोग देखो, शंट प्रतिरोध का मान को परिवर्तन कर एमीटर का विस्तार को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर शंट को आप, शंट के प्रतिरोध का मान आप बदलिएगा तो एमीटर का जो विस्तार है वो बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा देखिए, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाव करता है। अभी ज़्यादा बोले ना कि अगर शंट जोड़ देते हैं परिपथ में, तो उस परिपथ को क्या करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, तो वही बात लिखा गया है कि शंट क्या है। शंट के 2 उपयोग आपको बता दिए, आपको याद हो गया होगा। नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको इसका टेलीग्राम पर इसका पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिए बालक। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है परंतु सिंपल है। ठीक है, देखिए चुंबकीय अघूर्ण को समझाएं। आपको चुंबकीय अघूर्ण क्या होता है इसको आपको समझाना है। ठीक है, देखिए आंसर को पढ़िएगा, ये कई साल सवाल आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप चुंबक देखें, हाँ भैया हम चुंबक देखें, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, बीच की दूरी मान लेते हैं 12, बस हो गया। देखिए चुंबक के कोई एक ध्रुव को, चुंबक के कोई एक ध्रुव को उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अघूर्ण। परिभाषा पढ़िएगा कि किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता मतलब स्मॉल m एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल मतलब 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अघूर्ण बोलते हैं।
हम भी तो सेम बात बोल रहे हैं कि कोई चुंबक के एक ध्रुव को उसको बीच की दूरी को गुणनफल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। सिंपल बात है, आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l। 2l क्या है, बीच की दूरी। ये सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। अगर कोई कहे कि अगर ये सदिश राशि है, अगर कोई भौतिक राशि सदिश राशि है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि इसकी दिशा बताओ। तो उसका दिशा क्या होता है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, मतलब नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा बालक, इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल आ भी चुका है। ठीक है, लेंज के नियम को लिखें एवं समझाएं। ठीक है, और ये वाला तो और ज्यादा सवाल है, आया हुआ है कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषण करता है, मतलब पालन करता है कैसे। लेंज का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, कैसे, तो ये आपको समझाना है। और आप देख सकते हैं कि कई बार सवाल रिपीट हुआ है सवाल। ठीक है, 16 में, 19 में, 19 में, 23 में। चलिए इस सवाल का आंसर दिखाते हैं बालक। आंसर देखिएगा, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम से ज्ञात किया जाता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना बालक, और प्रेरित धारा की जो दिशा होता है ना, वो किससे प्राप्त होता है, लेंज के नियम से प्राप्त होता है। सिंपल बात है, याद हुआ। आगे देखिए, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी पदार्थ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो लेंज का नियम याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल बात है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और प्रेरित धारा की जो दिशा होता है वो किससे प्राप्त होता है, लेंज का नियम से प्राप्त होता है। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, उसको समझाना है। तो लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा उत्पन्न होती है, जो कि वो ये क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। बस यही था आपको लिखना, बस सिंपल सवाल है, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भंवर धारा क्या है और इनके दो अनुप्रयोग लिखें। चलिए बालक, देख सकते हैं आप कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, इस धारा को अपन फोको धारा के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको फोको नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, सिंपल बात है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल फिगर से समझ सकते हो। क्या हुआ था कि एक बंद चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी धातु को ले गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब गतिशील होता था ना, जब धातु आगे पीछे मतलब गतिशील होता था, तो उसमें एक धारा उत्पन्न होता था, चुंबकीय धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पढ़िएगा, देखिए फोको नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में यह देखा कि यदि कोई धातु का टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब बदलते हुए, आगे पीछे करिएगा तभी तो बदलेगा, हाँ, तो बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिशील हो, तो उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन हो। तो क्या होता है कि बंद चुंबकीय क्षेत्र में जब धातु को आगे पीछे करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक धारा उत्पन्न होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, भंवर धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा बालक। और इसका उपयोग बहुत सिंपल है, इसका उपयोग रेलगाड़ी के ब्रेक में करते हैं, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में करते हैं। देखिए आगे पढ़िएगा, संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो धातु के टुकड़े को गति का विरोध करता है। ये धाराएं चक्रवात होती है, मतलब गोल लूप में होता है, इसीलिए इन्हें भंवर धारा या फोको धारा के भी नाम से जाना जाता है। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि भंवर धारा को फोको धारा के नाम से जाना जाता है। ये धाराएं उतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल हो जाता है, इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाता है ना, कि जिससे क्या होता है, धातु गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। ठीक है, इसके दो उपयोग निम्न है। पहला उपयोग है कि रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, जैसा कि अभी बताएं कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे दूसरा, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, मतलब
विद्युत चुम्बकीय को रोकने में। ठीक है, सिंपल बात है, विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो उपयोग आप लिख करके आइएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए फिर से समझाते हैं, क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से अंदर की ओर, क्या होता है, और इसमें हम एक धातु लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो धातु लेकर के जाते हैं ना, जैसे ही इसको आगे पीछे करेंगे मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन भंवर धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस भंवर धारा को फोको धारा भी कहते हैं, क्योंकि इसको फोको नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और ये धारा इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि इसको गर्म करके एकदम लाल हो जाता है। और इसका दो उपयोग हमने पढ़ा, एक तो रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, और दूसरा विद्युत चुम्बकीय के अवमंदन में। कंप्लीट है ये सवाल, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए वाला आज का लास्ट सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो कहते हैं कि अपने अनुसार एक बार ट्रांसफार्मर को पूरा पढ़ करके जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से इसका बना सके। ये 5 नंबर में भी आता है और ये 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो दोनों को आपको क्लियर करके जाना है। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़िएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है निम्नाई ट्रांसफार्मर। अभी हम पढ़ेंगे, पहले उसका परिभाषा पढ़िएगा। देखिए ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा का विद्युतीय उपकरण है। ये केवल किसके लिए काम करता है, एसी वोल्टता के लिए काम करता है। आगे देखिएगा, जिससे ऊंचाई धारा पर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा पर उच्च वोल्टता में तथा निम्न धारा पर उच्च परावर्ती वोल्टता को अधिक धारा पर निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। सिंपल आप याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह एक ऐसा युक्ति है जो निम्न विभव को उच्च धारा में और उच्च विभव को निम्न धारा में परिवर्तित करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस युक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लियर है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है निम्नाई ट्रांसफार्मर। देखिए एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर या निम्नाई ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। समझिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, वैसा युक्ति जो निम्न विभव को उच्च धारा में और उच्च विभव को निम्न धारा में परिवर्तित करता है। इसी को क्या बोलते हैं बालक, इसी को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर या क्या होता है निम्नाई ट्रांसफार्मर, दोनों को एक ही बोलते हैं। स्टेप डाउन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या होता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव को निम्न धारा में और निम्न विभव को उच्च धारा में परिवर्तित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, निम्नाई ट्रांसफार्मर। ध्यान से समझिएगा बालक, छोटी बात है परंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई में क्या बोले कि निम्न विभव को किस में बदलेगा, उच्च धारा में, और उच्च विभव को किस में बदलेगा, निम्न धारा में, वो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि उच्च विभव को निम्न धारा में और निम्न विभव को उच्च धारा में परिवर्तित करता है, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, एंटा बराबर क्या होता है, ईपी बटा ES बराबर NP बटा NS। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, EP बटा ES बराबर होता है NP बटा NS। ठीक है, जहां पढ़िएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता बहिर्गत निर्विष्ट शक्तियों का अनुपात N द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होता है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, N द्वारा। तो N बराबर होता है बहिर्गत शक्ति बटा निर्विष्ट शक्ति, जो बाहर से आ रहा है शक्ति वो, और निर्विष्ट शक्ति वो होता है एंटा बराबर, जो कि आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ठीक है, और ये देख लीजिएगा अपने अनुसार एक बार। आगे पढ़िएगा कि अच्छे ट्रांसफार्मर में दक्षता 99% होता है। अच्छे जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता कितना होता है, 99% होता है। ट्रांसफार्मर को तेल में डुबा कर रखने से ऊष्मा के रूप में उत्पन्न क्षय शोषित होकर परिवेश हो जाता है। ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं कि हम लोग इसको तेल में डुबा करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पन्न जो क्षय होता है, मतलब ह्रास जो होता है, वो क्षति जो होता है वो क्या हो जाता है, शोषित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। ट्रांसफार्मर एक बार आप अनुसार जरूर देख के जाइएगा। हम बोले थे कि ये क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और 5 मार्क्स में क्वेश्चन में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों को क्लियर करके जाइएगा। ट्रांसफार्मर में इंपॉर्टेंट सवाल है वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ गया होगा। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हम करवाएं लगभग 10-15 क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है वाला, सब के सब इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, दबा करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सालों भर इसी तरीक़ा से आपको पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, सपोर्ट करिएगा, तभी तो हमको मोटिवेशन मिल करके और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके हम आपके लिए लाता रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर दबा करके करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। थैंक यू।